गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आइए। तो आज आपकी क्लास का थोड़ा सा शेड्यूल खराब हो गया। एक्चुअली मैं कहीं फंस गई थी। दिल्ली का जाम तो आपको पता ही है, मैं कहीं गई हुई थी बाहर, तो आते समय थोड़ा सा जाम में फंस गई थी। इसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी मुझे लेट शेड्यूल करवानी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास लेनी थी तो मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटे पढ़ा लेते हैं अभी बच्चों को। तो आइए जल्दी से लाइव, जल्दी से बच्चों। उमेश कुमार जी लाइव आ चुके हैं, सैवो कुमार आ चुके हैं, बेबी कुमारी आ चुके हैं, मनोज कुमार आ चुके हैं, मीनू गुप्ता, अमित गुप्ता, जितेंद्र शर्मा, उसके बाद है हिमांशु राज, रविकांत, प्रकाश पांडे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से 1 मिनट का समय है, फिर लाइव आओ। लास्ट क्लास में अपना चैप्टर फिनिश हो चुका था, तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो जल्दी जल्दी फटक से लाइव आइए। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साउद आलम, प्रिया, परमार, प्रीति, प्रकाश पांडे, चंदन कुमार, राहुल कुमार, सबको गुड इवनिंग। अनूप केरार, रोशन कुमार, ललिता धाकर, काना सांबरा, प्रकाश पांडे, अखिलेश, वर्षा कुमारी, वर्षा सैनी, प्रिया परमार, नीतीश कुमार। चलो भाई, सबको गुड इवनिंग। जिनका नाम ले लिया उनको भी गुड इवनिंग, जिनका नाम नहीं लिया उनको बहुत ज्यादा गुड इवनिंग। फिर स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में अपना चैप्टर फिनिश हो चुका था, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको चॉइस दी थी कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहोगे, तो उसी चैप्टर का नाम बता दीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट आए थे कि मैम नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर देना, तो आज से हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर। ठीक है, कोई बात नहीं सऊद आलम, इसके बाद पढ़ लेंगे स्केलेटल सिस्टम। डोंट वरी, आपकी भी ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। नर्वस सिस्टम में 4 से 5 क्लास लगेंगी मुश्किल से, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। सुना है कितने बच्चों ने इसका नाम सुन रखा है चैप्टर का? नर्वस सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन की भी बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, कैसे पढ़ाऊंगी, क्या क्या पढ़ाऊंगी, वो सारी बात करने वाले हैं। वीरेंद्र जी, आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, ऐसा कोई नहीं है जिसका कमेंट नहीं आ रहा है। बस ये है कि आपका कमेंट आपको नहीं दिखता है, मेरे पास सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। चलिए देखो, सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। नर्वस सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, जो बाकी के सारे सिस्टम को, बाकी के सारे ऑर्गन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करें। ऐसे ऑर्गन का जो ग्रुप है, ऐसे ऑर्गन्स का जो ग्रुप है, जो हमारे बॉडी में होने वाली बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का मीनिंग समझते हैं आप? उनके ऊपर नियंत्रण बना के रखें। जैसे अभी मैं अगला सेंटेंस क्या बोलने वाली हूं, तो वो सब कौन डिसाइड कर रहा है? मेरा नर्वस सिस्टम का कोई ना कोई एक हिस्सा डिसाइड कर रहा होगा इस चीज को। मैंने इस तरीके से ऐसे मूवमेंट किया, इसी डायरेक्शन में गई मैं। क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी का कोई एक ऑर्गन होगा जो इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। तो ह्यूमन बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रखने की पावर रखता हो, अपने पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने की पावर रखता हो, उन ऑर्गन्स के ग्रुप को आप नर्वस सिस्टम बोलते हो। उस पूरे सिस्टम को आप नर्वस सिस्टम बोलते हो। अगर मैं बात करती हूं यहां पे नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम एक्चुअली 3 हिस्सों में बंटा हुआ होता है। ये एक सिस्टम नहीं है। नर्वस सिस्टम ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करे। लेकिन अब कौन कौन से नर्वस सिस्टम है, पहले नाम सुनिएगा इनका ध्यान से। ठीक है, सबसे पहला आता है सीएनएस। सीएनएस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कमेंट मत करो, सिर्फ ध्यान दो पढ़ाई में। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, हिंदी में इसे कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आता है बच्चों पीएनएस, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहा जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र, लिख लीजिएगा आगे। तीसरा आता है बच्चों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम।
और इसे कहा जाता है एएनएस, और हिंदी मीडियम वाले बच्चा लिखेगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, आज से हम एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। ऐसा ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे होंगे। जितनी भी आपके बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, हिचकी आना, छींक आना, खांसी आना, जुकाम होना, ये सारी की सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इन सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाला जो सिस्टम है उसी को नर्वस सिस्टम, उसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो बाकी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करेंगे, उनका जो सिस्टम बना है उसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। कभी कभी तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में बंटा हुआ होता है? आप बताओगे 3 पार्ट्स में बंटा हुआ है। कौन कौन सा? सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। आप ध्यान से सुनो, सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो एकदम आपके शरीर के बीचों बीच है। जरा बताओ बीचों बीच कौन कौन से ऑर्गन हैं? सबसे पहला ये आपका दिमाग, इस खोपड़ी के अंदर जो आपका दिमाग है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीच में है, सेंटर में है जो, और ये कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है? पहला है ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क आपका दिमाग। और दूसरा, दिमाग से पीछे की तरफ यहां से एक मोटी नस निकलती है, उसे बोलते हैं, आप बताओगे, स्पाइनल कोड। बात करेंगे हम स्पाइनल कोड, हिंदी में कहा जाता है मेरू रज्जु। ऐसा ऑर्गन्स का ग्रुप, 2 ऑर्गन हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो इसे ग्रुप में काउंट करोगे। ब्रेन और स्पाइनल कोड 2 ऑर्गन हैं, 2 अंग हैं, और ये दोनों मिलकर कौन सा सिस्टम बनाते हैं? सीएनएस। एग्जाम का क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल, इतना इजी क्वेश्चन, मान रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। तो भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, 2 नंबर की हिंदी। ठीक है, तो आप बताओगे ब्रेन और स्पाइनल कोड 2 ऑर्गन है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ जो सिस्टम है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब मैम हमें ब्रेन भी पढ़ना होगा। यस, ह्यूमन ब्रेन, हमारा दिमाग। आपको गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी का दिमाग नहीं पढ़ना है, हमारा दिमाग। दूसरा, स्पाइनल कोड। अब एक बच्चा कह रहा है स्पाइनल कोड बैकबोन होती है। अरे भाई साहब, किसी और को मत बोल देना, रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कोड नहीं बोलते हैं। क्या मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है क्या? मैं यहां बैकबोन लिख देती? नहीं, यही तो डिफरेंस पढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंटर में था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल जो ऐसे चारों तरफ आपके शरीर के हर एक ऑर्गन तक जाता हो। अब इन दोनों को छोड़ दो, ये भी आपको समझ में नहीं आएंगे, अभी इनको छोड़ दो। इनको मैं कब पढ़ाऊंगी? जब मैं आपको पूरा ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ा दूंगी, उसके बाद पीएनएस और एएनएस के बारे में बात करेंगे। अभी मैं कितना ही समझा दूं आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूं, ये आपका ब्रेन, ये देखो, ये क्या है? ये आपका दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन है। और इस ब्रेन से पीछे की तरफ ये जो मोटी सी नस जा रही है ना, ये बीच वाली, ये बीचों बीच वाली, इसे स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो ये आपका ब्रेन हो गया, दिमाग हो गया, और दिमाग से मोटी पीछे की तरफ जो नस निकल रही है उसे बोलते हैं स्पाइनल कोड। इसे क्या बोलते हैं हम? स्पाइनल कोड, मेरू रज्जु बोलते हैं। अब जो बच्चा बैकबोन बोल रहा था, बच्चा ये जो स्पाइनल कोड है उसे सुरक्षा देने के लिए इसके दोनों तरफ ऐसे हड्डियां लगी हुई होती हैं। जब आप इन हड्डियों को पढ़ते हैं पूरा का पूरा 26, तब उसे कहते हैं बैकबोन। डिफरेंस होता है, सारी चीजें मालूम चलेंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कोड बीचों बीच है, सेंटर में है। आप देखिए ना, आपके शरीर के सेंटर में है, इसलिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है।
ठीक है। पीएनएस एएनएस क्या होते हैं वो बाद की बात है, अभी फिलहाल आपको नहीं समझ में आएगा। फिलहाल बस मैंने ये बताया है कि भैया जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनसे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मैं पीएनएस और एएनएस दोनों के बारे में दूंगी, लेकिन पीएनएस एएनएस तब समझ में आएगा जब आपको सीएनएस समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम, क्या बताओगे? आप बताओगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। दूसरा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से? तो आप बताओगे बेटा 2 कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। अगर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो उनमें पढ़ा जाता है बच्चों सीएनएस। जो हिंदी मीडियम वाला है वो इंग्लिश के टर्म साथ में लिखना, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर हिंदी में नहीं टाइप करता है, सीधा दे देगा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी नहीं देगा इसकी। फिर बोलोगे इसका हिंदी क्या, इसका इंग्लिश में बोल दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सीएनएस 2 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से? तो लिख दीजिएगा, एक तो ब्रेन से, ब्रेन को दिमाग लिखो, मस्तिष्क लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन प्लीज करके खोपड़ी मत लिखना। खोपड़ी अलग होता है, ब्रेन अलग होता है। खोपड़ी आपकी ये है, इस खोपड़ी के अंदर आपका दिमाग है। ठीक है, दूसरा लिखोगे स्पाइनल कोड, इन दोनों ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेरू रज्जू और जो आपका दिमाग है, जो मस्तिष्क है, इन दोनों ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पहले हम हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब दोनों पढ़ लेंगे तो सीएनएस खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत पीएनएस के बारे में बताऊंगी, थोड़ा बहुत एएनएस के बारे में पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले पढ़ाऊंगी तो ये समझ में नहीं आएंगे, इसलिए पहले आपको सीएनएस के बारे में जानना है। अरे रीढ़ की हड्डी अलग चीज होती है, थोड़ा पेशेंस रखा करो। मेरी क्लास में प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूं, पेशेंस के साथ बैठा करें। रीढ़ की हड्डी क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, वर्टिब्री क्या होती है, सब बताऊंगी। थोड़ा पेशेंस, पेशेंस, हैव पेशेंस, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्रेन के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजे लेकर पढ़ना, एकदम ऐसे समझना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, सिर्फ ऐसे पढ़ना और एग्जाम के क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे। 10-12 क्वेश्चन है, बड़े फेमस क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे, हेडिंग दोगे ह्यूमन ब्रेन। हमें हमारा ब्रेन पढ़ना है क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस में गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मछली, इनका दिमाग नहीं है। हमारे सिलेबस में ह्यूमन ब्रेन, तो आप हेडिंग दोगे ह्यूमन ब्रेन। मानव का मस्तिष्क किस तरीके से काम करता है। आप सिर्फ अपने दिमाग के बारे में पढ़ने जा रहे हो कि कैसे आपका दिमाग काम करता है, और किसी दिन अगर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो भाई साहब तब क्या होगा। तो बस यही पढ़ने जा रहे हो। संजीव कुमार, प्रैक्टिस क्लासेस अभी नहीं होती, पहले थ्योरी पढ़ो कुछ। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, नहीं तो सिलेबस बहुत लंबा खिंच जाएगा। प्रैक्टिस करवाएंगे किसी दिन वीकेंड पे कोई लंबी क्लास लेकर, फिलहाल चुपचाप पढ़ते जाओ। ठीक है, चलिए ह्यूमन ब्रेन के बारे में जब आप डिटेल में स्टडी करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? टू स्टडी अबाउट ब्रेन इज नॉन एज न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। जब आप ब्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो तो उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स मालूम होने चाहिए आपको। ब्रेन के बारे में कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स आपको वैसे भी मालूम होने चाहिए और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है यहां से, तो वैसे भी मालूम होने चाहिए आपको। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या क्या। ठीक है, क्या क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या क्या, इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, अगर कोई आपसे पूछ ले कि हमारा ब्रेन कहाँ होता है, अगर मैंने पूछा कि हमारे ब्रेन की लोकेशन क्या है, कहां पर इसका स्थान है, बहुत सारे बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, हाँ जी बताओ बच्चों ब्रेन कहाँ होता है। कोई बोलता है दिमाग ये है, कोई बोलता है दिमाग ये है, कोई बोलता है दिमाग ये है। दिमाग की अगर लोकेशन आ जाए ना एग्जाम में तो लिखेगा बिलो क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब होता है कपाल, कपाल के नीचे, क्रेनियम के नीचे, बिलो क्रेनियम कपाल के नीचे।
अब बात ये आती है कि क्रेनियम क्या होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग सा, इसे बोलते हैं खोपड़ी या क्रेनियम। खोपड़ी आम भाषा में आप यूज करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग इसे क्रेनियम या कपाल बोलते हैं, तो आप भी इसे क्रेनियम या कपाल ही बोलें, ज्यादा अच्छा होगा। तो इसके अंदर आपका दिमाग है, कुछ यहां से ऐसे शुरू होएगा आपका दिमाग, ऐसे कुछ यहां से आपका दिमाग शुरू होएगा। दिखाऊं आपको दिमाग कैसा दिखता है आपका। ये रहा आपका ब्रेन, मान लो ये इधर है ना, ऐसे ये मेरा दिमाग है, इस तरीके से इधर की डायरेक्शन में, तो ऐसे मेरा दिमाग है, ऐसे ऐसे। तो क्रेनियम के अंदर आपका क्या होता है, ब्रेन आपका स्थित होता है। बात ये आती है कि मैम ये क्रेनियम क्या है। बच्चों ये क्रेनियम कुछ नहीं है, ये हड्डियों से बनी हुई स्ट्रक्चर है, इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं, लिख देना 8 बोन्स। हमारा जो कपाल है वो 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। आगे चलकर बात करेंगे बच्चा, 8 हड्डियों के नाम भी याद करवाऊंगे आपको, अभी नाम याद नहीं करना है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि क्रेनियम, कपाल, ये कपाल है, खोपड़ी है। खोपड़ी इतनी हार्ड क्यों है, कठोर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपकी 8 हड्डियां होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ आपका खोपड़ी है। दूसरा, एक और बात बताऊं इस क्रेनियम के बारे में, इस क्रेनियम में अप्रोक्स 1 से लेकर 1.5 लीटर तक ब्लड होता है। टोटल आपके शरीर में खून कितना है, ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर खून होता है आपके शरीर में, और 5 से 6 लीटर में से 1 से 1.5 लीटर खून इस खोपड़ी में है। तो अगर किसी दिन आपकी खोपड़ी फूटी तो भैया कितना खून निकलेगा इससे 1 से 1.5 लीटर खून निकलेगा। दोनों एग्जाम के क्वेश्चन हैं। क्रेनियम में कितनी हड्डी, 8। क्रेनियम में कितना ब्लड, 1 से 1.5 लीटर खून है क्रेनियम के अंदर। ठीक है, इस क्रेनियम के अंदर आपका दिमाग है। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया कि भाई साहब ह्यूमन ब्रेन की लोकेशन क्या है, तो लिखेंगे बिलो क्रेनियम। ये कोई नहीं लिखाएगा माथा, ये फोरहेड होता है, कोई दिमाग नहीं होता है, आपका माथा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं कि मैम ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना है, कितना वजन होना चाहिए। जब हमारे दिमाग के वजन के बारे में बात करते हैं, कितना वजन होना चाहिए, तो वजन, अगर आप एक अडल्ट मेल हैं, अडल्ट मेल का मतलब क्या है, आप एक वयस्क नर हैं, मतलब आपकी प्यूबर्टी एज खत्म हो चुकी है, आप 13-14 साल के हो चुके हैं, तो आप अडल्ट हो चुके हैं। अडल्ट मतलब ऑन डॉक्यूमेंट तो आप 18 साल के बाद होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी एज 13-14 साल के बाद आ जाती है आप में। तो उसके बाद मतलब ये 14-15 साल की उम्र में आपका ब्रेन जितना विकसित होना होता है उतना हो चुका होता है। ठीक है, अडल्ट मेल के दिमाग का वजन होता है बच्चों अप्रोक्स 1400 to 1450 ग्राम, 1400 से लेकर 1450 ग्राम का होता है। और अगर आप एक अडल्ट फीमेल हैं, आप अगर एक अडल्ट फीमेल हैं, आप एक महिला हैं, तो आपके दिमाग का वजन 1300 से लेकर 1350 ग्राम होना चाहिए। 1300 से लेकर 1350 ग्राम होना चाहिए। लड़का और लड़की के दिमाग के वजन में हल्का सा 50 से 100 ग्राम का डिफरेंस होता है। अब आप में से कुछ महानुभाव आएंगे और वो कहेंगे लड़कियों में दिमाग कम होता है। ना 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 भैया, लड़कियों के दिमाग का वजन कम होता है, दिमाग कम नहीं होता है। तुम लोगों से ज्यादा दिमाग है, देखा था ना इस बार ओलंपिक में, है ना। तो कभी भी ये मत कहना कि लड़कियों में दिमाग कम होता है। लड़कियों में दिमाग का वजन कम होता है लड़कों के कंपैरिजन में, हल्का फुल्का। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों होता है बच्चों। साइंस मानती है कि एक जो लड़के का फिजिक है, लड़के का जो शरीर है, उसका वजन हमेशा लड़कियों के शरीर के वजन से हल्का ज्यादा होता है। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ, एक मोटी सी लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, है ना, मेरी जैसी लड़की की बात नहीं कर रही हूँ मैं। साइंस कहती है एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसमें जो लड़के का फिजिक इस तरीके से बना हुआ होता है कि उसका थोड़ा सा अपना कहने का मतलब है 7-8 किलो वजन ज्यादा ही होता है, और लड़कियों में थोड़ा सा 7-8 किलो वजन कम होता है। तो होता क्या है, आपके बॉडी के जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, जितना आपका शरीर क्या है भाई, शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, हड्डियां है, मांस है, तो इनका ही तो वजन होगा शरीर में वजन। और किस चीज का वजन है, शरीर के अंदर कोई पत्थर थोड़ी गाड़ रखे हैं आपने।
तो जनरली लड़कों का थोड़ा सा हर एक ऑर्गन हल्का फुल्का, कुछ कुछ ऑर्गन है जो थोड़े हैवी हो सकते हैं। उसका रीजन यही है कि लड़कों का थोड़ा सा बॉडी जो फिजिक है वो हल्का सा हैवी होता है, लड़कियों का थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। एक कह रहे हैं ओलंपिक में भी देखा और ओला वाले की पिटाई में भी देखा। देखो ओला वाले जो कैब ड्राइवर की जो पिटाई की थी उसको मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, उसने बहुत गलत किया था लड़की ने, तो वो थोड़ी दिमाग से क्रैक थी, वो उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो वो थोड़ी क्रैक थी, तो उनकी बातों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिमाग का वजन क्या है, उस समय आपको ये नहीं बोलेगा लड़की का कितना लड़के कितना है, तो ऑन एन एवरेज पूछता है। तो हो सकता है एग्जाम में आएगा 1300 से 1400 वाला ऑप्शन, तो ये ठीक हो जाएगा, या होगा 1350 टू 1450, तो भाई साहब ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आए वो ठीक कर देना। तो ये तो हुआ अडल्ट मेल और फीमेल, लेकिन जब ये लड़का और लड़की क्या थे, छोटे थे, छोटे बच्चे थे, चाइल्ड थे, बच्चे था। अब बच्चा इतना सा होता है, इतना सा, अब इतने से में खुद बच्चा 2.5-3 किलो का होता है, तो क्या उसका वजन इतना थोड़ी ना होगा उसके दिमाग का वजन। तो बच्चों का जो दिमाग होता है वो होता है 250 से 300 ग्राम का। फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे 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 वो 14-15 साल का होता है, तो अगर वो मेल है तो उसके दिमाग का वजन ये, और अगर वो फीमेल है तो उसके दिमाग का वजन ये हो जाता है। ठीक है, सत्यजीत कह रहे हैं मैम मेल के ब्रेन का वेट तो बुक में 1350 ग्राम दिया है। अरे बेटा मैंने कहा ना ऑन एन एवरेज, एक स्टैंडर्ड मैंने बोल तो दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू इसमें आएगी, इसमें आएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू इसमें आएगी। हो गया, ये मैं जो लिमिट लिखवा रही हूँ ना ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है वजन की, है ना। चलो, तो अगर बच्चे की बात करें तो इतना होता है बच्चे का, फिर वो बच्चा धीरे 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 बड़ा हो जाता है। बता दोगे वजन का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मैं क्या बात बताने वाली हूं, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हम हमारी बात करते हैं, मनुष्य जाति की बात करते हैं, हमें भगवान ने सबसे ज्यादा विकसित दिमाग दिया है। खुश हो जाइए आप, भगवान को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने हमें सबसे ज्यादा विकसित ब्रेन दिया है। हमारा दिमाग सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है, पता है आपको ये बात। इसीलिए सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है हमें। हम जानवर तो हैं ही, ये तो बात जानते ही होंगे आप। इंटेलिजेंट एनिमल, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव कौन है इस धरती पर, जानवर तो बहुत सारे हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी सब जानवर हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अगर बुद्धि किसी के दिमाग में भरी है तो वो हमारे दिमाग में भरी है। तो आप याद रखिएगा कि भाई हमें भगवान ने बहुत ज्यादा विकसित दिमाग दिया, इसीलिए हम मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। हमारे बाद अगर किसी का दिमाग सबसे ज्यादा विकसित है तो वो है बच्चों डॉल्फिन। डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली नहीं है, याद कर लेना, डॉल्फिन एक मछली नहीं होती है, डॉल्फिन एक मैमल है। ठीक है, आगे बताएंगे क्यों है, अभी लिख के छोड़ दो। जब मैं ये चीजें लिखूं ना तो नोट्स में अपने साइड में ऐसे लाइन ड्रॉ करा करो और इन चीजों को नोट किया करो, क्योंकि ये भी एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बच्चों डॉल्फिन को डॉल्फिन एक मैमल है, एक स्तनधारी है, मछली नहीं है। ठीक है, मैमल्स में रखा जाता है इसे, और डॉल्फिन को कहा जाता है सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। दूसरे स्थान पर हमारे बाद अगर किसी का दिमाग सबसे ज्यादा विकसित है तो वो डॉल्फिन का है। इसलिए हमारे बाद अगर कोई बुद्धि वाला जीव है तो वो डॉल्फिन है, उसके बाद सब आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग आते हैं अपर क्लास के एनिमल, हम यहाँ हैं, हमारी क्लास ये है, क्योंकि हमें भगवान ने बहुत विकसित दिमाग दिया है। ठीक है, इसलिए खुश हो जाइए, इसे खर्च कीजिए जितना कर सकते हो इतना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपको ब्रेन के बारे में क्या पॉइंट। नेक्स्ट जब मैं ब्रेन की बात करती हूं बच्चों, अब मैं कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगी कि आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन वो सच है। बच्चों हर किसी को भगवान 100% दिमाग देकर इस धरती पर भेजता है, लेकिन हर कोई इंसान अपने दिमाग का वजन अपना दिमाग अलग अलग परसेंटेज में यूज करता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो हम सब लोग, अगर मैं बात करती हूं ना, तो 2.5-3% तक आप अपने ब्रेन को यूज में लेते हो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेकिन अभी रिसर्च में
आप देख रहे होंगे कि पहले की जनरेशन कैसी थी। हमारे दादा दादी ना पढ़ते थे, ना लिखते थे, ना उस जमाने में कंप्यूटर हुआ करता था, ना मोबाइल फोन हुआ करता था, ना टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हुआ करती थी। तो उस समय बेचारे किसमें दिमाग खर्च करते अपना, सिर्फ अपनी खेती करते, खाना बनाते, खाते, इनमें कोई दिमाग थोड़ी खर्च करना होता है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, तो ऐसा पाया गया फिलहाल की जनरेशन में, जो ये 5-7 साल की जनरेशन में, कि ऐसा पाया जाता है कि इस परसेंटेज से ज्यादा दिमाग खर्च करने लग गए हैं आजकल की जनरेशन। क्योंकि भैया जैसे जैसे समय बदलता है वैसे हर एक चीज बदलती है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इंसान सुपर कंप्यूटर जैसा इंसान का दिमाग भी फास्ट होने लग गया है। तो पहले के जमाने में क्या होता था बच्चों, सिर्फ 2.5-3% तक काम में लेते थे, और ऐसा माना जाता है कि हमसे कुछ परसेंटेज ज्यादा न्यूटन ने, आइंस्टीन ने अपना दिमाग यूज में लिया। इसलिए देखो आज न्यूटन और आइंस्टीन जी कहां पे हैं। कहां पे का मतलब वैसे कहां पे नहीं, मतलब क्या क्या काम करके चले गए, कितनी बड़ी बड़ी रिसर्च करके चले गए, और हम लोग इसी में रह गए, है ना, कि उसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, उसको मैं फेसबुक पे ब्लॉक कर दूंगा। हमारा दिमाग इसमें चलता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूं कि आप इस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ऊपर उठिए, अपना दिमाग को खर्च कीजिए, जितना खर्च कर सकते हो उतना खर्च कीजिए उस दिमाग को, ठीक है। अगला, अगर मैं ब्रेन के बारे में बात करती हूं हमारे, तो बच्चों हमारा जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन के अंदर एक दिन में अप्रोक्स 70 से 80 हजार थॉट आते हैं। हमारे ब्रेन में 70 से 80 हजार थॉट्स आती हैं। थॉट समझते हो ना, थॉट्स आती हैं एक दिन के अंदर, पर डे, एक दिन के अंदर आपके दिमाग के अंदर 70 से 80 हजार थॉट आती है। हाँ आती। कैसी थॉट? अभी जब से मेरी क्लास स्टार्ट हुई होगी 1,500-2 हजार थॉट्स तो आपके दिमाग में आ गई होंगी। आज मैम की क्लास होगी नहीं होगी, आज मैम की क्लास लेट क्यों हुई, क्लास चलेगी नहीं चलेगी, क्या पढ़ाएंगी मैम, मैम ब्रेन क्यों पढ़ा रही है, स्केलेटल सिस्टम क्यों नहीं पढ़ा रही, मैम इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाएंगी नहीं करवाएंगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। ये सब क्या है? थॉट्स हैं। ये सब क्या है? थॉट्स है। किस कलर के पेन से लिख रही हैं, कौन से बोर्ड पे पढ़ा रही हैं, क्या टाइम हो रखा है, मुझे आज मैम की क्लास के बाद मुझे खाना खाना है, खाने में क्या खाना है, ये सब क्या है? ये सारे के सारे आप बताओगे बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं। तो एक दिन में 70 से 80 हजार थॉट्स आते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया है रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अप्रोक्स 90% जो थॉट्स होती हैं वो नेगेटिव आती हैं बच्चों। सिर्फ 10% थॉट्स हैं जो आपकी पॉजिटिव हैं। तो कोशिश करा करें कि इन 90% नेगेटिव को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की। हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, पता है आपको। अब वो आपकी विल पावर, आपके डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करेगा कि भैया आपको कितना नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करवाना है। समझ गए? तो ये बात आप याद रखिएगा। अगली बात, अगर हम बात करते हैं हमारे ब्रेन के बारे में, नेक्स्ट, हमारे ब्रेन के पास देखो दिमाग के अंदर कितनी सोच आ रही है एक दिन के अंदर, 70 से 80 हजार थॉट्स आ रहे हैं। अब भाई दिमाग ना 24 घंटे काम करता है, आपको पता है। दिमाग आपका 24 आवर काम करता है। आप में से कुछ महानुभव सोच रहे होंगे कि जब हम सोते हैं तो दिमाग काम नहीं करता। भाई साहब किसने कहा? दिमाग तीनों, देखो, एक होता है कॉन्शियस स्टेज, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। देखो, एक होता है कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है चेतना, एकदम बढ़िया भी आप पढ़ रहे हैं, कॉन्शियस स्टेज में आपका दिमाग। सबकॉन्शियस का मतलब है आप नींद में हैं, गहरी नींद में हैं। सबकॉन्शियस स्टेज में भी आपका ब्रेन काम करता है। कैसे मैम? आप जब नींद में होते हैं तो आपको सपने नहीं आते हैं क्या? नींद में होते हैं तो सपनों के अंदर आप अपने आज सपने में अपनी नानी को देखा, आपको सपना सुबह याद भी रहता है, कुछ को नहीं याद रहता है, वो बात अलग है। लेकिन उस समय वो सपना दिखाने का काम भी आपका ब्रेन का है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन काम नहीं करता है? पक्का करता है, लेकिन थोड़ा स्लो काम करता है, थोड़ा धीरे काम करता है उस समय। एक होता है अनकॉन्शियस, जब आप बेहोश हो जाते हैं। बेहोश का मतलब ही क्या है? दिमाग बिल्कुल एकदम ठप हो गया,
कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। अब कुछ मिनट ज्यादा हो जाएंगी तो आप मर जाओगे सीधा, फिर बेहोश नहीं, फिर तो मर जाओगे। तो याद रखिएगा हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता है। अब भाई साहब जब काम करता है तो काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? काम करने के लिए चाहिए होता है, आप बताओगे, एनर्जी। कोई भी काम कब होता है? जब आपके पास ऊर्जा होती है। फिजिक्स यही तो कहता है। फिजिक्स क्या कहता है? जब भी आपको कोई काम करना है तो आपको पावर, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है। अब एनर्जी हमारे बॉडी में, दिमाग के पास एनर्जी कहां से आती है? तो पहली क्लास में बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के तोड़ने से इस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। वो बात अलग होता है कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है उसका नाम हमने एटीपी रख दिया। एटीपी हमने नाम रख दिया। बेटा कोमा एक अलग स्टेज होती है, हम बात करेंगे उस पर, सब बात करेंगे। रवि कुमार थोड़ा रुको। कोमा का मतलब होता है बायोलॉजिकल डेथ। हम बात करेंगे, सब बात करेंगे। अभी रुको, थोड़ा पेशेंस रखो, सब पढ़ाएंगे आपको। तो मैंने क्या कहा कि दिमाग 24 घंटे काम कर रहा है। इनफैक्ट जब आप सोते हैं तब भी आपका दिमाग एक्टिव होता है। ठीक है। काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा हमारे बॉडी में कहां से आएगी? इन दो चीजों से आएगी। अकेला ग्लूकोज एनर्जी नहीं बना सकता, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई साहब आपके बॉडी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब भरपूर मात्रा में दिमाग के पास ग्लूकोज होना चाहिए, भरपूर मात्रा में आपके दिमाग के पास ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जितना हमारे शरीर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है उसका ऑलमोस्ट 20%, टोटल अमाउंट का 20% अकेला ब्रेन अपने पास मंगवा लेता है। देखो कितनी बड़ी बात है। 20% अकेला इसके पास जा रहा है, बाकी का 80% आपके बाकी ऑर्गन के पास जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है ये तो, बिल्कुल अच्छी बात है। क्योंकि भैया दिमाग 24 घंटे काम कर रहा है। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दिमाग खर्च कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं तो दिमाग खर्च कर रहे हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं आप। तो दिमाग को तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपके बॉडी में जो टोटल ग्लूकोज और ऑक्सीजन है उसके टोटल अमाउंट का 20% अकेला आपका कौन खर्च करता है? आपका दिमाग खर्च करता है। आपका दिमाग खर्च करता है। और जिस दिन आपके बॉडी के, आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजन की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी होगी, मतलब दिमाग के पास एनर्जी की कमी होगी, तो क्या दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए जब कभी भी आप फास्ट वास्ट करते हो, हमारी मम्मियों को देखा है नवरात्रों में 9 दिन उनको भूखा रहना है ना, और उनकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं बची है, अब उनकी उम्र नहीं बची है ये फास्ट वास्ट करने की। ठीक है। 9 दिन कुछ खाती वाती है नहीं, पानी पे जिंदा रहती है, पानी में कोई एनर्जी नहीं होती है, पानी पी लेती हैं, हल्का फुल्का कुछ लोग खा भी लेते हैं। फिर क्या होता है उन्हें 9 दिन के बाद? कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं उन्हें दिन में 2 बार चक्कर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग के पास किसकी कमी हो गई? एनर्जी की कमी हो गई बच्चों। तो याद रखिएगा टोटल अमाउंट का 20% अकेला हमारा दिमाग खर्च करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को भैया बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, दिमाग को एनर्जी चाहिए काम करवाना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट बात क्या है? हमारे दिमाग को कहा जाता है फैटीएस्ट ऑर्गन। दिमाग इज ए फैटीएस्ट ऑर्गन। अब इसका मतलब क्या हो गया? दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा वसा है, इसलिए इसे वसीय अंग कहा जाता है। दिमाग के अंदर देखो, हम ना 3 टाइप के न्यूट्रिएंट खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। या तो आप खाओगे कार्बोहाइड्रेट, या आप खाओगे प्रोटीन, या आप खाओगे फैट, जिसको आप वसा बोलते हो। प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा बोलते हो। खाना खाने में आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल खाते हो, और इन्हीं से हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा अगर एनर्जी देता है तो वो कौन देता? देखो एक बच्चे का डाउट है, पहले सुन लो। मैंने ऊपर लिखा है यहां पर कि बच्चों के दिमाग का वजन जो है ना, वो मैंने कहां पर 250 से 300 ग्राम लिखवाया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये जो मैंने 250 से 300 ग्राम लिखवाया ना, ये कितने साल के बच्चे का? एक बच्चे को डाउट आ रहा है, मेरे नोट्स में भी इनफैक्ट आपको 300 से 400 ग्राम दिया होगा। मैंने जब
नोट्स बनाए थे जिस क्लास से, उस क्लास में भी मैंने ये बात क्लियर की होगी, आपको भी मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या जो मैंने ये 250 से 300 ग्राम लिखवाया है ना, ये है जस्ट बोर्न बेबी, मतलब जिस बच्चे का जन्म हुआ है, इतना ग्राम तो दिमाग वो लेकर पैदा होता है। लेकिन फिर अगर 3-4 साल के बच्चे की बात करते हैं तो बच्चों इनका 300 से 400 ग्राम हो जाता है, फिर धीरे धीरे 500, 600, 8-10 साल में, फिर 11-12 साल में 700, 800, और जब वो अडल्ट सा हो जाता है, 16, 17, 15 साल की उम्र में पहुंच जाता है, प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो गई, नियर टू फिनिश है, तब उसके दिमाग का वजन, अगर लड़का है तो वो 1350 से 1400 वाली कैटेगरी में जाएगा, लड़की है तो 1314 में जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो कंफ्यूज नहीं हो। जिस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था तो वो मैंने बता दिया है कि ये जो है ना, ये जस्ट बोर्न बेबी, इतना दिमाग तो बच्चा लेके पैदा होता है, अगर इससे कम है ना तो फिर थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि ये मतलब इन्फेंट का है, और अगर चाइल्ड का आ जाए, हाँ मैंने वहां पर चाइल्ड गलत लिख दिया, चाइल्ड वाला ये करोगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, टोटल बॉडी वेट का 2% आपके दिमाग का वजन होता है, ये बात तो पता ही है। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। मैंने कहा दिमाग को फैटीएस्ट ऑर्गन बोलते हैं, दिमाग के अंदर फैट ज्यादा होती है। क्यों होती है फैट ज्यादा? क्योंकि एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, एक होता है फैट। इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? फैट। अप्रोक्स 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, तो ये मान लो आप 4.2 से 4.5 कैलोरी एनर्जी रिलीज करवाते हो। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो उसमें होती है 4.0 से 4.1 या 4.2, हल्की फुल्की कार्बोहाइड्रेट से कम होती है। फैट, अगर आप 1 ग्राम फैट खा रहे हो ना तो 9.3 कैलोरीज आ रही हैं अप्रोक्स। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? फैट। तो दिमाग को एनर्जी ज्यादा चाहिए तो दिमाग के पास क्या होना चाहिए? फैट ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑर्गन जिसके पास फैट ज्यादा है, वसा ज्यादा है, तो उसे फैटीएस्ट ऑर्गन कहा जाता है, उसे वसीय अंग कहा जाता है, वसा युक्त, उसके पास वसा ज्यादा है। एक कह रहा है मैम बुढ़ापे में दिमाग का वजन, भाई साहब इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। ऐसा थोड़ी है बूढ़े लोगों में दिमाग 5 किलो का हो जाएगा, कभी देखा है क्या आपने? ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन आपके दिमाग में आ कैसे जाते हैं? हाँ, जब आप अडल्ट हो गए, प्यूबर्टी एज के बाद दिमाग खत्म हो गई ना, प्यूबर्टी एज 17-18 साल के हो गए भाई साहब, उसके बाद दिमाग का वजन नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ता गया फिर तो आपका दिमाग जब मरते हो 10 किलो का होना चाहिए था। तो बूढ़े बूढ़े लोगों में दिमाग का वजन ज्यादा नहीं होता, इतना ही होता है। ठीक है, तो दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? कौन सा, अगर पूछ लिया कि दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन सा है, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व है, कौन सा ज्यादा है, तो क्या आंसर करोगे? सबसे ज्यादा फैट है। अब ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन और आता है कि दिमाग में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा होता है? मिनरल का मतलब होता है खनिज तत्व है। हमारे दिमाग के पास पूछ ले पोषक तत्व ज्यादा कौन सा है, तब तो आपका आंसर होगा फैट या वसा। लेकिन पूछ लिया कि हमारे दिमाग के पास मिनरल्स ज्यादा कौन सा है, तब आप आंसर करोगे सोडियम, नेट्रियम, सोडियम। सोडियम का प्रतीक सिंबल क्या होता है? Na होता है। अब सोडियम क्यों होता है, इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में मालूम चलेगा, अभी नहीं, अभी फिर बात सुन लो। ठीक है, चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात क्या आती है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं, जिन्हें बोलते हैं आप ब्रेन सेल्स, हिंदी में बोलेंगे दिमाग की कोशिकाएं। दिमाग के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका क्या नाम होता है? या इन्हीं को कहा जाता है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखो। दिमाग के अंदर जो सेल्स हैं, या आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि एनएस का मतलब है नर्वस सिस्टम, समझ जाना है ना। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन है एग्जाम का, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? नर्वस सिस्टम मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप दिमाग को कभी देखोगे अंदर, कभी मौका मिलेगा, तो आप क्या पाओगे कि हमारे दिमाग के अंदर छोटी छोटी सेल्स हैं, और उन सेल्स का नाम क्या है?
तो ब्रेन की सबसे छोटी सेल्स ब्रेन सेल्स या जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी इकाई है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, और क्या? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स या इन्हीं को कहा जाता है नर्व सेल्स, और हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है? या तो हिंदी में न्यूरॉन ही लिखा हुआ आएगा या हिंदी में आएगा तंत्रिका कोशिका। बच्चों, एग्जाम का क्वेश्चन लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। या तो आएगा ब्रेन सेल्स का नाम क्या है, या आएगा नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई। भैया सेल सबसे छोटा होता है, सेल से छोटा कुछ नहीं है। तो दिमाग के अंदर जो सेल्स हैं वो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होगी, और नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वो बताओगे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स। न्यूरॉन, हमारे दिमाग जिन सेल से मिलकर बना हुआ है उन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। दिखाऊं कैसे दिखते हैं न्यूरॉन? न्यूरॉन को जब आप माइक्रोस्कोपिक इमेज देखोगे ऐसे दिखते हैं न्यूरॉन। पढ़ाऊंगी मैं आपको ये स्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कभी सुना है एक्सॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रनवियर, साइनेप्स, ये सारे नाम सुने होंगे। ये सब न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन से आपका पूरा अप्रोक्स में एक बात बताऊं आपको, हमारे बॉडी में 100 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। आगे बात करेंगे इन सब की। फिलहाल इतना जान लो कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको आप न्यूरॉन्स या उनको आप नर्व सेल्स बोलते हैं। और इन नर्व सेल्स के बारे में मैं आपको 2 पॉइंट नोट करवा रही हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख लीजिएगा ए और बी 2 लगाकर। क्या क्या? ए नंबर पे पॉइंट लिखोगे, न्यूरॉन्स इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन जो होती हैं, न्यूरॉन मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। आपके बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, चाहे ब्लड की ले लो, चाहे हार्ट की ले लो, लीवर की ले लो, पैनक्रियाज की ले लो, उनमें सबसे लंबी सेल आपको कौन सी दिखेंगी? न्यूरॉन दिखेंगी। आप इमेज देख के समझ जाओगे। कभी आरबीसी देखा है? आरबीसी ऐसा दिखेगा आपको, दिखाऊं? ऐसा, ऐसे कुछ अंडे से आकार का कुछ ऐसा सा आरबीसी दिखेगा, इतना छोटा सा। और ये देखो न्यूरॉन दिखने में कितना लंबा है। तो न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं मानी जाती हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किस ऑर्गन की सेल्स सबसे लंबी होती हैं, ऑर्गन पूछा तो क्या करके आओगे? ब्रेन करके आओगे, है ना। लेकिन अगर पूछा कि कौन सी सेल्स हैं तो वो न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन है। ए पॉइंट याद रख लोगे न्यूरॉन के बारे में। आइए अब दूसरा पॉइंट बताते हैं आपको न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के अंदर मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है। न्यूरॉन सेल्स आर हैविंग मिनिमम रीजनरेशन पावर इन ह्यूमन बॉडी। मिनिमम रीजनरेशन पावर का मतलब क्या हो गया? सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता होती है इनमें। सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता होती है। पुनः निर्माण का मतलब क्या है? अगर कभी न्यूरॉन नष्ट हो गए, खत्म हो गए, खराब हो गए, तो उनकी रिकवरी ना के बराबर होती है। न्यूरॉन सेल्स के अंदर रीजनरेट होने की पावर सबसे कम होती है बच्चों। एक बार खत्म, एक बार खराब, एक बार नष्ट, एक बार डैमेज हो गए तो ना के बराबर रिकवर होते हैं। इसीलिए दिमाग के अंदर लगी हुई चोट रिकवर नहीं हो पाती है बच्चा। इसीलिए अपने दिमाग को बचाकर चलें। आपको पता है अगर दिमाग में चोट लगेगी तो मर जाओगे आप सीधा। अगर कोई इंसान एक्सीडेंट वगैरह किसी इंसान का होता है तो उसका अगर दिमाग हिल गया, दिमाग हो गया मतलब, तो उस समय तो समझ लेना खत्म हो कहानी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि इनमें सबसे कम रीजनरेट होने की पावर होती है। हमारे बॉडी की हर एक सेल के पास रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। सबसे ज्यादा लीवर सेल्स के पास होती है, लेकिन सबसे कम किसके पास होती है? आप बताओगे किसके पास होती है? ब्रेन सेल्स के पास। अब आप बोलोगे मैम रीजनरेट होने की पावर सबके पास होती है क्या? ऑब्वियसली। आपको यहाँ चोट लगती है, घाव पड़ जाता है, कुछ दिनों के बाद नई सेल्स आती हैं, बन जाती है ना, या जो पुरानी होती हैं वही उनमें वही रीजनरेट हो जाती हैं, जो डैमेज होती हैं वही।
तो याद रखिएगा, लेकिन सबसे कम किसके पास होती है? न्यूरॉन या नर्व सेल्स के पास। ये दोनों पॉइंट आपको न्यूरॉन सेल्स के बारे में याद रखना है। अगर न्यूरॉन की क्वांटिटी पूछे, हालांकि हम आगे आपको करवाएंगे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बाद में करवाएंगे, तो अप्रोक्स हमारे बॉडी में 100 मिलियंस न्यूरॉन होते हैं। 100 मिलियन न्यूरॉन हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। तो ब्रेन कुछ नहीं है, न्यूरॉन से बनी हुई स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात इतनी? चलो अब बात करते हैं, ये तो हो गए ब्रेन के कुछ फैक्ट जो आपको मालूम होने चाहिए। अब बात ये आती है कि ब्रेन कैसा होता है, इसके पार्ट कितने होते हैं, कैसा दिखता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बता दी बच्चों। क्या बात बता दी? कि हमारा ब्रेन किसके नीचे होता है? क्रैनियम के नीचे होता है। क्रैनियम के नीचे कपाल, खोपड़ी जिसको बोल सकते हो आप, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता, कपाल बोलिए, पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव कीजिए। क्रैनियम, कपाल, ये आपका क्रैनियम है। इसके अंदर 8 हड्डियां हैं। ये हड्डियां टूट गई, मान लो फॉर एग्जाम्पल। हड्डियां टूटने के बाद क्या दिखेगा? हड्डियां टूटने के बाद आपको ऐसे एक मेम्ब्रेन लगी हुई दिखेगी। ऐसे ऐसे आपके दिमाग के चारों तरफ आपको एक मेम्ब्रेन लगी हुई दिखेगी। मेम्ब्रेन का मतलब है बच्चों झिल्ली। और ये झिल्ली क्या काम करती है? ये झिल्ली हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है, हमारे ब्रेन को सुरक्षा देती है। बाहर से लगने वाले जो आपके आघात होते हैं, बाहर से लगने वाले, मैं ऐसे जा रही थी और मेरा दिमाग ऐसे भिड़ गया इस बोर्ड से, तो मेरा दिमाग अपनी जगह से हिल जाएगा क्या? नहीं हिलेगा। मैंने दीवार सर पे मारा ऐसे, तो क्या मेरा दिमाग अपनी जगह से हिल जाता है क्या? नहीं हिलता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को चारों तरफ से कवर दे रखी है एक झिल्ली। ठीक है, क्या हमारे ब्रेन के चारों तरफ ब्रेन को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने के लिए ये झिल्ली एक तो हमारे दिमाग को मतलब एक जगह बनाकर रखती है, एक जगह पकड़ के रखने में समझ ना, कि एक जगह स्टेबल कर रही है उससे दिमाग को। नहीं तो भाई साहब ऐसे गए, ऐसे एक्सीडेंट हुआ, कहीं भी भिड़ गया दिमाग, अल्लाह दिमाग अपनी जगह से खिसक गया, खेल खत्म हो गया, है ना। दूसरा, जब कभी भी हमारे दिमाग के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आता है इन्फेक्शन करने के लिए, ये मेम्ब्रेन उस बैक्टीरिया वायरस को अंदर जाने ही नहीं देती। तो बड़ी अच्छी मेम्ब्रेन है। और वो मेम्ब्रेन जो हमारे दिमाग को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है बच्चों मेनिंजिस। इसे क्या कहा जाता है? मेनिंजिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दिमाग के चारों तरफ जो झिल्ली लगी हुई होती है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं। अब मैं आपका 1 मिनट लूंगी, और एक बच्चा कमेंट कर रहा है, आप लोग भी हंसोगे उसका कमेंट देख के। सूरज कुमार का कहना है न्यूरॉन में कितनी सेल होती है। अबे सूरज, दिमाग का चैप्टर चल रहा है और तुम दिमाग ही कहीं और किसी पड़ोसी के घर में छोड़ के आए हो, तो कैसे काम चलेगा? न्यूरॉन खुद एक सेल है, और न्यूरॉन के अंदर कैसे सेल हो सकती है? दिमाग ना क्लास में यहां लगा के पढ़ा करो, वरना ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। फिर यही करते रहोगे, मैडम में बहुत एटीट्यूड है, मैडम बहुत डांटती है, मैडम से कोई क्वेश्चन पूछो गुस्सा हो जाती है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है क्या? ये बताओ कि मैम न्यूरॉन में कितनी सेल होती हैं, जब मैं खुद कह रही हूँ न्यूरॉन इज ऑल्सो ए सेल, तो उसके अंदर सेल कहां से आ जाएंगी? यही बात है। पढ़ाई चाहे 4 घंटे करो, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, दिमाग के अंदर कुछ और मत चलाओ। ठीक है, थोड़ा सा सुनिएगा। दिमाग के थोड़ी देर के बाद सूरज के क्वेश्चन आएगा, मेनिंजिस में मेनिंजिस झिल्ली किसकी झिल्ली है? इसलिए थोड़ा सा ढंग से पढ़िए। दिमाग के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे मेनिंजिस कहा जाता है। बता दोगे कि किस ऑर्गन को सुरक्षा देने वाली झिल्ली का नाम मेनिंजिस है? एक बात बताऊं, हमारे हर एक ऑर्गन के चारों तरफ मेम्ब्रेन है। हार्ट के बाहर है उसे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है, फेफड़ों के बाहर है उसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं ना, उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी आपको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो अगर आपके हार्ट के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ऐसे गए, दीवार से भिड़ गए, दिल निकल के बाहर आ गया आपका, फिर दे देना सोनम को अपना दिल, लो सोनम दिल ले लो मेरा, है ना, हम दिल दे चुके सनम, वही बात हो जाएगी। तो याद रखिएगा, दिमाग के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है इसे मेनिंजिस कहा जाता है। अब बच्चों, जब इस मेनिंजिस के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है
और वो इसे इन्फेक्शन कर जाता है। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु या कोई वायरस, दोनों आकर कर सकते हैं। बैक्टीरिया या वायरस आया और वो इसे संक्रमित कर गया, इस मेनिंजिस को, इसे खराब कर गया, तो इस बीमारी को एक बीमारी हो जाती है जिसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस। जिसे क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस। ये बीमारी है बच्चों, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? मेनिंजाइटिस रोग किस ऑर्गन का है? ब्रेन का। यह पूछेगा कि मेनिंजाइटिस बीमारी में किसके इन्फेक्शन से होती है? बोथ ऑप्शन, बैक्टीरिया वायरस दोनों से हो सकता है। कुछ किताब वाले सिर्फ वायरस बोलते हैं, कुछ किताब वाले बैक्टीरिया, नहीं, दोनों आकर इस मेम्ब्रेन को नष्ट कर सकते हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? हिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा, सती प्रथा किसने खत्म की थी? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म की थी। उनकी डेथ हुई थी इस बीमारी से, मेनिंजाइटिस से। बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे कि हमारे दिमाग के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। अब मैं अगली बात क्या बताने वाली हूं, ये जो मेनिंजिस है ना, मेम्ब्रेन, ये एक्चुअली एक मेम्ब्रेन नहीं है भाई। दिमाग को पकड़ के रखने वाली झिल्ली एक नहीं हो सकती। ये मेनिंजिस खुद 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, तभी तो वो दिमाग को पूरा पकड़ के रख रखी है। नहीं तो फिर किसी दिन भी आपका दिमाग एक मेम्ब्रेन को तो फाड़ के बाहर निकल चुका होता आपका दिमाग। तो याद रखिएगा, जो मेनिंजिस है ना, वो खुद कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है? 3 लेयर से, 3 परतों से मिलकर बनी हुई है ये मेनिंजिस। तो मैं पूरी 3, ऐसे देखो 3 लेयर होंगी। ये सबसे बाहरी होगी, फिर मान लो इसके अंदर एक और है, फिर मान लो इसके अंदर एक और है, ऐसे ऐसे 3 लेयर हैं। इन तीनों लेयर को एक साथ आप क्या बोलोगे? मेनिंजिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मेनिंजिस कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। तो आप बताओगे हमारे दिमाग की जो झिल्ली है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सी? अब नाम थोड़े से टफ लगेंगे लेकिन याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है? तो जरा सुनिएगा कौन कौन सी लेयर है। सबसे पहली लेयर का नाम लिखेंगे पायामीटर, PIAMETER। हिंदी में सेम नाम है, पायामीटर। दूसरा होता है आर्केनोइड, आर्केनोइड, हिंदी में सेम नाम है। इनफैक्ट हिंदी में तो नाम इनके होते ही नहीं है, बस इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया, आर्केनोइड। और तीसरी आती है ड्यूरामेटर, तीसरी आती है ड्यूरामेटर। तो ये जो 3 मेम्ब्रेन जब आपस में जुड़ती हैं, जुड़ रखी हैं, तब जाकर ये एक मेम्ब्रेन बना रही हैं जिसका नाम क्या रखा है? मेनिंजिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेनिंजिस मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? मेनिंजिस लेयर जो है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है? 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। ऐसे पहला, आज ये बोर्ड क्यों काम नहीं कर रहा? शायद लेट क्लास ले रही हूं ना, इसके सोने का समय हो गया होगा, है ना? तो ऐसे 3, 1 2 3, ये 3 लेयर मिलकर मेनिंजिस बना रही है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? सबसे इंटरनल लेयर कौन सी है और सबसे आउटर कौन सी है? तो भाई साहब ये सबसे बाहरी है, इसके नीचे लगा दो। ड्यूरामेटर सबसे आउटर है। नहीं बेटा, स्पाइनल फ्लूइड एक अलग चीज होती है बेटा। मैंने, हाँ देखो कृष्णकांत मीना, देखो जब ब्रेन की मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो धीरे धीरे वो अंदर जाएगा इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वायरस, और अंदर जाकर ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उन सब के अंदर इन्फेक्शन करेगा। तो हो सकता है कुछ बुक्स में ये दिया हुआ हो कि मेनिंजाइटिस रोग में जो अपना फ्लूइड होता है ब्रेन के अंदर, उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, तो सही लिखा हुआ है। जब मेम्ब्रेन ही नष्ट होगी तो कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है ब्रेन के अंदर। तो हमारा ब्रेन 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। सबसे आउटर कौन सी हो जाएगी? ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर सबसे बाहरी है मेनिंजिस का। आर्केनोइड होता है बीच वाला, ये कौन सी है? मिडल लेयर है, बीच वाली परत है, बता देना, ये बीच वाली है। और ये वाली क्या है? ये इनर लेयर है, ये सबसे आंतरिक है, सबसे अंदर वाली है। बताओ किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मेनिंजिस की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, तो आंतरिक क्या बताओगे? पायामीटर। बीच वाली आर्केनोइड, और सबसे आउटर वाली ड्यूरामीटर। तीनों को एक साथ मिलाकर मेनिंजिस बोला।
तीनों को एक साथ मिलाकर क्या बोल दिया? मेनिंजिस बोल दिया। तो इस दिमाग के चारों तरफ ऐसे बच्चों झिल्ली लगी हुई है 3, इसीलिए आपका दिमाग अभी तक सुरक्षित है। ऐसे 3 मेम्ब्रेन लगी हुई है, 1 2 3 हो गया। और फिर इसके चारों तरफ ऐसे 8 हड्डियां लगी हुई हैं जो क्रैनियम बना रही हैं। तो कितना अंदर भगवान ने दिमाग दिया, इसीलिए वो स्टेबल है आपका अभी तक। ठीक है, ये बात होगी मेम्ब्रेन की। अब बात करते हैं कि जो हमारा दिमाग है उसके पार्ट्स कितने हैं। जब आप ह्यूमन ब्रेन की बात करते हो तो हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मानव का मस्तिष्क 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मानव के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हिंदी में लिखा जाता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, आगे वाला दिमाग। बच्चों आगे वाला कौन सा? कुछ ऐसा वाला, ये वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, ये आगे वाला दिमाग होता है, ये वाला दिमाग। फिर आता है मिड ब्रेन। कौन सा आता है? मिड ब्रेन, और हिंदी में लिखा जाता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, बीच वाला दिमाग, समवेयर, ये वाला बीच वाला, ये वाला दिमाग। और लास्ट में आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जिसे हिंदी में कहा जाता है पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। ये रहा, ये पीछे वाला दिमाग है, ये पीछे वाला दिमाग है। ठीक है, भगवान ने जो दिया बिल्कुल वो क्या दिया? सोच समझ के दिया। बिल्कुल सही कहा सोनू कुमार जी आपने। आ गई बात समझ में? हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब भाई साहब ये तो है आसान से नाम, लेकिन जो एमबीबीएस करते हैं वो इन्हें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन नहीं बोलते हैं, इनके साइंटिफिक नाम होता है। जो पढ़े लिखे लोग डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं इसे? वो इसे कहते हैं प्रोसइंसेफेलोन। क्या कहते हैं? वो इसे कहते हैं प्रोसइंसेफेलोन। लिखेंगे, अरे क्या हो गया? प्रोसइंसेफेलोन। अब कुछ लोगों को तो बोलना ही नहीं आएगा, ये कोई बात नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं है, प्रोसइंसेफेलोन। इसे कहा जाता है मिड ब्रेन को मीजोइंसेफेलोन। मीजोइंसेफेलोन। और जो लास्ट वाला होता है उसे कहा जाता है रोम्बोइंसेफेलोन। रोम्बोइंसेफेलोन। तो कभी अगर एग्जाम में कोई स्टेट पीसीएस तक का एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो भाई उसको तो याद करने पड़ेंगे नाम। कभी कभी आता है कि मेडुला ऑब्लांगोटा इज द पार्ट ऑफ विच ब्रेन। अब वहां पर तुम ढूंढते रह जाओगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। वहां लिखा होगा रोम्बोइंसेफेलोन, प्रोसइंसेफेलोन, मीजोइंसेफेलोन। फिर बोलोगे अरे बाप रे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। नहीं, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एक्चुअली फोर ब्रेन को ही प्रोसइंसेफेलोन कहा जाता है, मिड ब्रेन को ही मीजोइंसेफेलोन कहा जाता है, हिंड ब्रेन को ही रोम्बोइंसेफेलोन कहा जाता है। याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात, इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन, फिर आता है बच्चों हिंड ब्रेन, और फिर आता है बच्चों मिड ब्रेन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बता दोगे मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा भाग किसे करके आओगे सही? फोर ब्रेन सबसे बड़ा है। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट ब्रेन का पार्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा कौन सा है? तो इनमें से छोटा, ये पार्ट हैं, अभी तो इनके सब पार्ट्स आएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? मिड ब्रेन। तो बीच वाला छोटा, आगे वाला बड़ा, ऐसे याद कर लो कि ये हिस्सा बड़ा है, बीच वाला छोटा सा है, फिर पीछे वाला छोटा है। ठीक है, समझ में आ गई? तो सबसे पहला क्या हो गया कि फोर ब्रेन याद रखेंगे सबसे बड़ा है, और हिंड ब्रेन उसके बाद बड़ा है, और मिड ब्रेन सबसे छोटा है। बात खत्म। अब बात क्या आती है? ये तो हो गए पार्ट्स।
अब ये पार्ट्स भी आगे डिवाइडेड रहते हैं, पार्ट्स भी आगे डिवाइडेड रहते हैं सब पार्ट्स में। पार्ट्स भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो जरा लिखिएगा कि कौन सा पार्ट, ये हटा दो ना, प्रोस इंसेफेलोन, मीजो इंसेफेलोन, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, पहले से याद कर लीजिएगा। अब मैं क्या बताने जा रही हूं, जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ये जो फोरब्रेन है ये अगेन आगे 3 भागों में बंटा हुआ होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 पे है थैलेमस, ये नाम कल क्लास में पूछूंगी, याद करके आने, होमवर्क होगा आपका ये, थैलेमस। दूसरा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और तीसरा होता है, उसे कहा जाता है सेरेब्रम। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसे हिंदी में प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, खुशी मनाओ, नहीं तो ऐसे 3 और नाम याद करने पड़ते। हिंड ब्रेन के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। पहले को कहा जाता है पोन्स वेरोलाई, अकेला पोन्स याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पोन्स ही लिखा हुआ आएगा, पूरा नाम होता है पोन्स वेरोलाई। दूसरा होता है बच्चों बड़ा टफ सा नाम, बोलना भी नहीं आता है, मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है, जरा लिखिएगा MO, शॉर्ट फॉर्म में जब भी लिखेंगे मोडुला ओब्लंगेटा, MO लिखेंगे, ओब्लोन गाटा, हिंदी में गाटा लिखा जाता है। और तीसरा होता है सेरेबेलम, सेरेबेलम बच्चों वो सेरेब्रम है, ये सेरेबेलम है, हिंदी में बोलेंगे अनुमस्तिष्क, अनु का मतलब होता है पीछे, तो पीछे वाला दिमाग हिंड ब्रेन तो इसी का हिस्सा है। याद करने की कोशिश करना, कल तक तो याद हो ही जाएंगे। कल आपकी बिल्कुल आपके टाइमिंग पे क्लास होगी, कल भी मैं क्लास लूंगी शनिवार को भी, हालांकि मैं शनिवार को क्लास नहीं लेती हूँ, अपने कंटेंट पे काम करती हूँ मैं शनिवार को, लेकिन इस वीक में मैंने छुट्टी भी तो मारी थी, घर चली गई थी ना रक्षाबंधन पे, इसलिए कल क्लास लूंगी। फिर मेरी इस वीक में तुम लोगों के बैच में कितनी क्लास हो जाएंगी? 3-4 तो हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फोरब्रेन 3 पार्ट में बंटा हुआ है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। हिंड ब्रेन अगेन 3 पार्ट में बंटा हुआ है, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लंगाटा एंड सेरेबेलम। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और बता रही हूं, देखो इन ऊपर वाले पार्ट्स में पूछा तो बड़ा कौन सा था, अगर क्वेश्चन आया दिमाग का सबसे बड़ा भाग तब तो होगा फोरब्रेन, दिमाग का सबसे छोटा भाग मिड ब्रेन, लेकिन पूछा लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, लार्जेस्ट सब पार्ट, दिमाग का सबसे बड़ा उपभाग, उपभाग तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा होता है? सेरेबेलम। अप्रोक्स आपके दिमाग का 2/3 भाग ये अकेला होता है बच्चों। और इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? ये, इसे कहा जाता है लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग कहा जाता है, पता है आपको, इसे छोटा दिमाग कहा जाता है। कभी सुना होगा छोटे दिमाग में चोट लगने से इंसान मर जाता है, बिल्कुल सही बात है, बताऊंगी आपको, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा पार्ट पूछा, सबसे बड़ा भाग फोरब्रेन, सबसे छोटा भाग मिड ब्रेन, लार्जेस्ट सब पार्ट पूछा सेरेब्रम, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सब पार्ट पूछा लिटिल ब्रेन पूछा सेरेबेलम, याद करने पड़ेंगे। सेरेब्रम आगे वाले दिमाग का हिस्सा होता है, सेरेबेलम इसका हिस्सा होता है। अब मैं दिखाऊं आपको कैसा, ये जो फूल सा बना हुआ है ना, देखो सेरेब्रम है, जहां जहां आपको ये जो फूल वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरा सेरेब्रम है। और आप देख पा रहे होंगे 2/3 भाग तो यही लेकर बैठा है, 2/3 भाग में तो ये अकेला बैठा है। और सबसे छोटा होता है बच्चों वो ये वाला होता है, ये वाला फूल, ये पेड़ का पत्ता, पीपल का पत्ता देखा है, उसके जैसा दिखने वाला सेरेबेलम हो गया। तो ये फूल सा बना हुआ भाग है, ये सेरेब्रम है, और ये जो पीपल के पेड़ के जैसा पत्ता है वो सेरेबेलम है, ये छोटा है। बस आज के लिए आप ये याद कर लो, बहुत है। कल पहले तो डायग्राम बनाना सिखाऊंगी ब्रेन का, उसके बाद इन सब के फंक्शन स्टार्ट करेंगे, क्या काम करता है ये, क्या करता है ये, क्या करता है ये, क्या ये, क्या ये, क्या ये सब पढ़ाऊंगी। आज के लिए मुझे लगता है कि आप
आपके दिमाग से ऊपर ना चला जाए, इससे ऊपर। यस बेटा, वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 150 ग्राम अजीत हो सकता है, रोहित हो सकता है। ठीक है, आज के लिए कल ये सारे नाम याद करके आओगे, प्रॉमिस करके जाओ कि हाँ जी मैम कल हम सुनाएंगे, बिना गूगल किए बिना नोट्स खोले आपको सुनाएंगे। सुनाओगे ना अच्छे बच्चों? सुना दिए तो अच्छे बच्चों, नहीं तो तुम लोग बेकार बच्चे हो। ठीक है, चलो। अजीत कुमार भाई मेरे हाथ जुड़वा ले। कितनी बार बताऊं, केमिस्ट्री की क्लास अभी स्टार्ट नहीं होगी। अभी आपके 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं साइंस में, बायोलॉजी फिजिक्स। जब मैं बायो करवा दूंगी 50-60% तो भाई मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी। थोड़ा सा रुक जाओ यार, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, प्रॉमिस करके आओगे, कल याद करके आओगे सारे नाम। टफ नहीं है, याद हो जाएंगे। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे, पहले ब्रेन का डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि कोई स्कूल वाला बच्चा है तो उसे तो सीखना पड़ेगा। और बाद में क्या करेंगे, हम इन एक एक करके इन सब के फंक्शन याद करें। कल आपकी प्रॉपर आपके टाइमिंग पे क्लास होगी। ठीक है, कल कोई मतलब कल मुझे कहीं नहीं जाना। आज के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी। माफी क्या, आपको पढ़ने से मतलब है। कौन सा आप ऑफिस आके पढ़ रहे थे या कोचिंग सेंटर आके पढ़ रहे थे? घर बैठ के पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं फिर। बेटा डाइंसेफेलोन अलग होता है, आगे बताएंगे आपको। चलो, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हैं, जाइए खाना खाइए। मुझे भी भूख लगी, मैं भी खाना खाऊंगी। बड़ी जोरों से भूख लगी, आज सुबह से खाना नहीं खा पाई, कहीं गई हुई थी। आते आते समय लेट हो गई, आपके क्लास से जस्ट 5 मिनट पहले पहुंची और क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। और हाँ, अगर किसी बच्चे को कल ह्यूमन डिजीज की प्रैक्टिस क्लास करनी है तो मैं कल यूट्यूब पर एक क्लास लेकर आ रही हूँ रात को 9 बजे। तो 9 बजे आ जाना रात को यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब पर, जिसका नाम टाइम्स कोचिंग है या फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। बढ़िया से खाना खाइए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, सुबह जल्दी उठकर बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं कल वापस। चलो बाय।